जो के डॉट आर निकाला है प्रीवियस स्टेप में, उसकी वैल्यू को यहाँ तीनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये बना डेल वाई डेल एक्स ई ओ एक्स ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई ई ओ वाई ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई डेल जेड ई ओ जेड ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक है, के डॉट आर को सब्स्टिट्यूट किया है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई ओ एक्स बाहर आ गया। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, चेन रूल लगाओगे तो एक बार ये जो अंदर ब्रैकेट में चीज है, इस पूरी टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अलग से और फिर गुणा करनी होगी। ठीक है, चेन रूल आपको मैथ से आता है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक्स पे है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। ये भी एक्स पे नहीं है, के जेड जेड, ये भी जीरो हो गया। ये ओमेगा टी भी एक्स में नहीं है, ये भी जीरो हो गया। ये है के एक्स एक्स, तो एक्स हो गया 1, तो के एक्स आ गया खाली के एक्स, और यहाँ आई से गुणा होगी इसकी अंदर ब्रैकेट के, तो आई के एक्स हमने नीचे ले लिया, आई के एक्स। क्लियर हो गया बात कैसे आया? ई की पावर आई ये एज इट इज प्लस, इसी तरह हमें इसमें करना है। ई ओ वाई को कांस्टेंट लो, बाहर चला गया। जब आप ऊपर करोगे डिफरेंशिएशन तो के एक्स एक्स के जेड जेड और माइनस ओमेगा टी ये सब वाई पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो जीरो हो जाएंगे। के वाई वाई में डिफरेंशिएशन करोगे, के वाई रह जाएगा, आई से मल्टीप्लाई होगा, आई के वाई नीचे आ जाएगा, और ये एज इट इज ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स एज इट इज। इसी तरह से अगली टर्न में करो, ई ओ जेड कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के एक्स एक्स के वाई वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी भी जीरो हो जाएगा। ये के जेड रहेगा, के जेड आई से गुणा होगा और नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ओ जेड आई के जेड ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। राइट, अब आपने ये जो एक्सपेंड किया था, इसे बार बार इतना लंबा क्यों लिख रहे हो? इसे एक बार फिर से के डॉट आर में लिख लो, जो क्योंकि आपने केवल डिफरेंशिएशन करने के लिए किया था, तो इसे के डॉट आर के फॉर्म में फिर से चेंज कर लो। तो यही हमने किया है सब में। तो अगला स्टेप हो जाएगा ई ओ एक्स आई के एक्स ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस सेकेंड टर्म में ई ओ वाई ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस थर्ड टर्म में ई ओ जेड आई के जेड ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ गया। ठीक है, देन आई के एक्स को अलग कर लो, ई ओ एक्स को ई के साथ ले लो, कर सकते हैं। तो ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस आई के वाई को अलग कर लो, आई के वाई यहाँ आ गया, ई ओ वाई अंदर ले लो, ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस आई के जेड को बाहर ले लो, ऐसे ले लो, ई ओ जेड इस तरफ लिख लो, ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है, ये टर्म ई एक्स है, क्योंकि आपने इसे खोला था ई ओ एक्स के फॉर्म में, तो अब वापस ले लो इसे दोबारा से, ई एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया आई के एक्स ई एक्स। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है ये ई वाई है, तो प्लस आई के वाई ई वाई। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है ये ई जेड है, प्लस आई कैप के जेड ई जेड। ठीक है, इक्वल टू 0। सो आई को कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट में आया के एक्स ई एक्स प्लस के वाई ई वाई प्लस के जेड ई जेड इक्वल टू 0। नो बेटा, ये के एक्स के वाई के जेड जो है के का कंपोनेंट है, और ई एक्स ई वाई ई जेड जो है वो ई का कंपोनेंट है। क्या ये के डॉट ई नहीं है? डॉट प्रोडक्ट ही तो है ये जो ऊपर आ रही है टर्म, क्योंकि के का कंपोनेंट है के एक्स
आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और ई का कंपोनेंट है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यही फॉर्म बनेगी के एक्स ई एक्स प्लस के वाई ई वाई प्लस के जेड ई जेड। तो मैं इसे के डॉट ई लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3a पीछे आ रही है ये इक्वेशन, उन्हीं से लाया हूँ। तो यहाँ से ये बात आती है कि के डॉट ई जो है वो 0 आ गया, प्रूव हो गया, के डॉट ई जो है 0 आ गया। अब आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका ये मतलब है कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नाउ अगर ए डॉट बी 0 है सो कॉस थीटा में थीटा कितना होगा 90, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इनके बीच का एंगल है थीटा ए और बी का वो 90 हो गया। तो यहाँ के और ई है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने से ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव हो गए। तो यहां से हमने एक बात लिखी कि सिंस के इज प्रोपोगेशन वेक्टर, hence electric field vector vibrates in a direction perpendicular to direction of propagation of wave। क्योंकि k जो है वो उस दिशा में है जिस दिशा में वेव चल रही है, और e जो है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि e जो है जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। क्लियर, एक बात हमने प्रूव कर दी, ई का प्रूव हो गया कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी तुम्हें यही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो दोबारा मत करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी उसी फॉर्म में आ रही है, b इक्वल टू बी नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को आई के डॉट ई को 0 प्रूव किया है, ऐसे ही मैं आई के डॉट बी को 0 प्रूव कर सकता हूँ। दोबारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्या क्या आप बात कह सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को किया है ऐसे ही मैं आई के डॉट बी को 0 प्रूव कर सकता हूं। तो यहां से मेरा कंक्लूजन आता है कि के डॉट बी इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब है कि के जो है बी के परपेंडिकुलर है। अगेन के बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है वो तो के उसी डायरेक्शन में है, तो B जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। यहां से ये बात भी प्रूव हो गई। अब सातवीं इक्वेशन जो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, और आठवीं इक्वेशन जो ये कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। सो इन दोनों बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि ये आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है। क्लियर, तो ये बात आपको नीचे इसमें लिखनी है। फिर from equation 7 and 8 we conclude that electric field vector and magnetic field vector vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave and are mutually perpendicular to each other. Hence electromagnetic waves are transverse in nature. Clear, इस तरह आपको एग्जाम में इसको प्रूव करना। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। थोड़ा डेरिवेटिव है इसमें, तो आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी एक बार घर पे, और डिफरेंशिएशन में थोड़ा
होशियार होना पड़ेगा इस डेरिवेशन को करने के लिए।